Welcome dear students in your science class. I am your teacher Abhinav Jai sir. Student, in this video we are going to understand the concept related to sound. Sound किस तरह प्रोड्यूस होती है, कौन कौन से फैक्टर साउंड को अफेक्ट करते हैं, how does sound travel from one place to another place, we are going to understand in this video. So let us start. But before going to this chapter, we are familiar with the sound of different musical instruments like sitar, like guitar, like violin, like dholak. Sound help us to communicate with each other. Sound हमें आपस में बातचीत करने में भी हेल्प करती है. इसके अलावा आपने अपनी असेंबली बेल में जो साउंड सुनी होगी वो भी यहाँ पर इसी चैप्टर का पार्ट है. जब आपका रिसर्च टाइम होता है तो उसकी बेल भी साउंड में ही स्टडी की जाएगी. इसी तरह जब आप अपनी क्लास में अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो Welcome dear students in your science class. Today we will try to understand the concept related with sound. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें साउंड की ज़रूरत क्यों होती है हम इसको देखेंगे, या साउंड हमारी लाइफ में किस तरह हेल्प करती है वो चीज़ हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. नंबर वन इज़ साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. साउंड हमें आपस में बातचीत करने में हेल्प करती है. जब अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो वो भी एक साउंड के थ्रू ही होती है. सेकेंड, आपने अर्ली मॉर्निंग साउंड अलार्म सुना होगा, या बार्किंग ऑफ डॉग्स आपने सुने होंगे, या हमिंग ऑफ इंसेक्ट्स, जब जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमिंग करते हैं, या इवन आपकी क्लासेस में बहुत सारे आपके क्लासमेट भी साउंड की हेल्प से ही आपसे कम्युनिकेट करते हैं. सो वॉइसेस ऑफ क्लासमेट भी साउंड के अंदर ही आएगा. नेक्स्ट इज साउंड ऑफ असेंबली बेल. जब आपकी असेंबली बेल होती है तो उसमें भी आपको साउंड की हेल्प लेनी होती है, या साउंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये साउंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किस तरह अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. बट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज साउंड प्रोड्यूस. साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है. सो आंसर इज साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. साउंड किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है, एंड एवरी टाइप ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस बाय समथिंग इन ए स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. तो अगर हम किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को किसी एक मीडियम में रखते हैं तो वहाँ पर साउंड हमें देखने के लिए और सुनने के लिए मिलती है. फॉर एग्जाम्पल गिटार में ये स्ट्रिंग्स होते हैं, इसी तरह से सितार देख सकते हैं आप ये, और ढोलक देख सकते हैं, और वायलिन. इन सब में वाइब्रेशंस होते हैं, चाहे वो ढोलक की रबड़ से हो या वायलिन, गिटार और सितार के वायर से हो. दे ऑल प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन द मीडियम. नाउ वी हैव अनदर इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एंड द नेम ऑफ दिस डिवाइस इज tuning fork. As you can see here, this tuning fork has two prongs and one stem or handle, and this is the rubber band. जब हम इस tuning fork को इस rubber band से hit करते हैं तो ये दोनों के दोनों जो prongs हैं these starts vibrating, and when these vibrating prongs makes some disturbance in the medium, the sound of this tuning fork can be listened by the listener. Now sound needs a material medium for their propagation. साउंड को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. स्टूडेंट, यहाँ पर प्रोपेगेशन का मतलब होता है साउंड वेव का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. सो साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. ये हमने पढ़ लिया है कि साउंड को हम किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस कर सकते हैं. बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज, फर्स्ट वी विल रिक्वायर साउंड. फॉर साउंड वी रिक्वायर ए वाइब्रेटिंग बॉडी जो मीडियम में वाइब्रेशंस को डेवलप करेगा, और उसके बाद आता है मीडियम. ये वाइब्रेटिंग बॉडी एक मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं और उसके बाद साउंड वेव ट्रैवल होती है. क्लियर. तो इस तरीके से हमें साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने के लिए या उसके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मीडियम. मीडियम क्या है. ए मीडियम इज़ द मटेरियल थ्रू विच द साउंड वेव ट्रैवल. मीडियम वो मटेरियल है जो जहाँ से साउंड वेव ट्रैवल करती है. ये तीन तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. आपको मैं बताना चाहूँगा कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड वेव मैक्सिमम होती है और गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड वेव मिनिमम होती है. नाउ आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक सोर्स है और एक लिसनर है. सोर्स जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है, और ये साउंड मीडियम जो कि हमने एयर लिया हुआ है, ये साउंड मीडियम से ट्रैवल होती हुई रिसीवर के कानों तक चली जाती है. इस तरह एक स्पीकर अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचाता है. आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको दिखाया हुआ है. दिस इज
sound source and these are the particles of the medium. These are the particles of the medium. So what happens, जब यहाँ से कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है तो साउंड के प्रोड्यूस होने पर these part of the air they feel some force exerted by this sound wave. तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल बहुत पास आ जाते हैं और ये पार्टिकल जब अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करते हैं तो इनके नियरेस्ट पार्टिकल भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. इसी तरह ये जो डिस्टर्बेंस है ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल होता है और फाइनली लिसन तक पहुंच जाता है. आप देख पा रहे होंगे कि कहीं पर पार्टिकल बहुत पास हैं. दिस रीजन इज नोन एज द कंप्रेशन रीजन, ओके, वेयर द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इज हाई. फर्दर हमें यहाँ पे एक रीजन दिखाई दे रहा है जहाँ पर पार्टिकल्स बहुत दूर हैं. इसका मतलब यहाँ पर डेंसिटी लो है और पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. इसी तरह कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की टर्म्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन पर रहते हैं लेकिन वो एक दूसरे से डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र करते हैं जिसकी वजह से साउंड सोर्स से लिसनर तक पहुँच जाती है. यहाँ पर हमने ट्यूनिंग फोक का एक एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश की गई है. ये ट्यूनिंग फोक है. जब ये ट्यूनिंग फोक किसी भी रबर बैंड पर स्ट्राइक किया जाता है तो ये दोनों की दोनों जो प्रॉन्ग्स हैं दे स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड व्हेन दे स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, यहाँ पर देखिए अभी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है लेकिन जैसे ही हम इसको वाइब्रेट कराते हैं तो ये जो दोनों प्रॉन्ग्स हैं ये दोनों साइड की एयर पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसकी वजह से एक रीजन में मीडियम के पार्टिकल बहुत पास आ जाते हैं और दूसरे रीजन में मीडियम के पार्टिकल बहुत दूर जाते हैं और इस तरह साउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल हो जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं. आगे देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम. डिफरेंट मीडियम के लिए स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होती है. जैसे सॉलिड की हम बात करते हैं तो सॉलिड में एल्यूमिनियम की स्पीड 6420 मीटर पर सेकेंड है. निकल में ये स्पीड 6040 हो जाती है. स्टील में 5960 मीटर पर सेकेंड है. लिक्विड की बात करते हैं तो अगर हम सी वाटर में देखें तो स्पीड ऑफ साउंड आती है 1531 मीटर पर सेकेंड. उसी तरह डिस्टिल वाटर में भी स्पीड ऑफ साउंड 1498 मीटर पर सेकेंड की रहती है. बात करते हैं गैसेस की तो गैसेस में भी स्पीड ऑफ साउंड प्रोड्यूस होती है लेकिन यहाँ पर एज कंपेरिजन टू सॉलिड और लिक्विड द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस इज मिनिमम. एज यू कैन सी हियर ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकेंड है और किसी साउंड वेव को अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड में पास आउट कराते हैं तो स्पीड आपकी आती है 213 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है. एक क्रैकर इज बर्स्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर फ्रॉम ए पर्सन. एक क्रैकर है जो कि किसी पर्सन से 600 मीटर की डिस्टेंस पर फायर किया जाता है. आफ्टर हाउ मच टाइम विल ही हियर द साउंड. ये क्रैकर के बर्स्ट होने की साउंड उस पर्सन को कितने टाइम के बाद सुनाई देगी. इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर स्टूडेंट आप डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं एंड द कॉन्सेप्ट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो अगर आप डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करें तो आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है 600 और स्पीड दिया हुआ है आपको 330 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से आपका टाइम आ जाएगा दैट इज़ 1.8 सेकेंड. नाउ स्टूडेंट्स व्हेन दिस वेव्स मूव्स इन अ मीडियम they produce two type of waves. When vibration is produced, sound propagates in the form of wave which are of two type. जब sound एक मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो वेव के टर्म्स में ट्रैवल करती है. ये दो तरह की हो सकते हैं. फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड द सेकेंड इज ट्रांसवर्स वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस है ये हम लोग अब स्टडी करेंगे. नंबर 1, लॉन्गिट्यूडनल वेव. The direction of the vibration of the particles of the medium is same as the direction in which the sound wave is traveling. Student, for example, if the direction of wave, if the direction of motion of the wave is towards like this, and the particles of the medium are parallelly vibrating on the same direction in which the wave is traveling, so it means this is an example of longitudinal wave. मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रही है, वेव प्रोपगेट हो रही है, अगर मीडियम के पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में प्रोपगेट करें, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन. तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, सो इस तरह की वेव को आप लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे.
लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होते हैं. स्टूडेंट, वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टू ईच अदर द रीजन इज सेड टू बी कंप्रेसिव रीजन, and where the particles are far apart from each other, the region is known as rarefaction. Or you can see here, in compression we will see high density particle, and in rarefaction we can see low density particle. यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको और बताना चाहूँगा कि जब भी कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती हैं तो पार्टिकल ट्रैवल नहीं करते, डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है. पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर रहकर केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, और डिस्टर्बेंस को अपने से आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफ़र करते रहते हैं. सो इस तरह किसी भी वेव में पार्टिकल्स मूव नहीं करते, डिस्टर्बेंस मूव करता है. नंबर 2 इज ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसफर वेव, द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव. जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करती है, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव in the right hand side, so then the particles are oscillating or vibrating perpendicular to the direction of propagation of the wave, then this type of wave is known as transverse wave. Waves in water are an example of transverse wave, और longitudinal wave का example था sound wave in air. तो इस तरह longitudinal wave में direction of wave and the direction of particles vibrating both are same. बट इन ट्रांसवर्स वेव जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करेगी, मीडियम के पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे, अपवर्ड डाउनवर्ड. आप देख सकते हैं कुछ पार्टिकल अपवर्ड हैं, कुछ पार्टिकल डाउनवर्ड हैं. यस, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस. ये जो मीडियम के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम उनको यहाँ पर देख लेते हैं. सबसे पहले आता है आपके पास एम्पलीट्यूड. The maximum displacement of a vibrating body from its mean position is called its amplitude, and the SI unit of amplitude is meter. For example, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है तो वो डिस्टर्बेंस पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है. पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं और उसके बाद कुछ पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से नीचे आ जाते हैं और कुछ पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ऊपर चले जाते हैं. दिस इज़ द मीन पोजीशन, जो 0 0 आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है. दिस इज़ द मीन पोजीशन. आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये जो मैंने अभी यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, डियर स्टूडेंट, दिस इज द मीन पोजीशन. तो कुछ पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ऊपर हैं और कुछ पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से नीचे हैं. इट मीन्स दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. अपनी मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल कितना अपवर्ड डायरेक्शन में है या कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज नॉन एज इट्स एम्पलीट्यूड. अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे दो तरह की हमने यहाँ पे वेव्स आपको दिखाई हुई हैं. एक का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और एक का एम्पलीट्यूड कम है. आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये एम्पलीट्यूड है. मीन पोजीशन से किसी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज इट्स एम्पलीट्यूड. ये देखिए, मीन पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये सब क्या है, ये सब आपका एम्पलीट्यूड में स्टडी किया जाता है. कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितना ज़्यादा डिस्प्लेस हो सकता है, दैट इज़ नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड. अगर आप दोनों पॉइंट में देखें, अपर साउंड वेव इज हैविंग लेस एम्पलीट्यूड एज कंपेरिजन टू द सेकंड साउंड वेव विच इज डिनोटेड बाय इन द लाइक दिस. आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों ही पार्टिकल के या दोनों ही साउंड वेव के एम्पलीट्यूड में कितना ज़्यादा डिफरेंस है. देखिए, ये और एक ये. तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एम्पलीट्यूड. और एम्पलीट्यूड किसी भी पार्टिकल की मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं. ऐसा ही यूनिट में इसका यूनिट होती है मीटर. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. The number of vibration of the vibrating body in 1 second is known as its frequency. देखिए, यहाँ से एक मोशन स्टार्ट होता है और यहाँ से यहाँ तक, this point is known as a complete cycle of a wave. यहाँ से हम इसको complete wave मानते हैं. तो कोई भी पार्टिकल 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, दैट इज नॉन एज इट्स फ्रीक्वेंसी.
ये वाली लो फ्रिक्वेंसी है एज कंपेरिजन टू लोअर वन। यहाँ पर देखिए ये 1 सेकंड में कितने ज़्यादा मोशन कर रही है, कितने ज़्यादा ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है, जबकि लोअर फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल ने उतने ही टाइम में केवल एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। जबकि यहाँ पर उसी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ने 2 सिग्नल यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखिए, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल केवल एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, एक वेवफॉर्म बनाता है, जबकि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल उतने ही टाइम में 1 और 2 ये 2 सिग्नल कंप्लीट कर रहा है। सो इस तरीके से कोई पार्टिकल 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है दैट इज़ नॉन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट को हम रखते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट इसलिए रखी गई क्योंकि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे हेनरिक आर हर्ट्ज, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट को हमने रखा है यहाँ पर हर्ट्ज। स्टूडेंट आगे चलते हैं। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड इट्स एसआई यूनिट इज सेकेंड। आप देखिए यहाँ पर ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन को करने में कोई साउंड वेव जितना टाइम लेती है दैट इज़ नॉन एज इट्स टाइम पीरियड। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है और उसके बाद ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ द वन कंप्लीट वेव फॉर्म। तो 1 सेकंड में इस तरह की जितने भी कोई वेव अपना एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लेती है दैट इज़ नॉन एज इट्स टाइम पीरियड। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमने आपको बताई थी हर्ट्ज है और टाइम पीरियड की यूनिट हमने आपको बताई थी सेकेंड है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर योर नॉलेज स्टूडेंट। जैसे साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट और रिमेन सेम। इन दोनों में से जो भी आपको क्लिक सही लगे आप उसके यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। when we touch a source of sound we can feel air or vibration। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, अभी हमने आपको बताया था। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे हेनरिक आर हर्ट्ज, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट को रखा गया है। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है कमेंट बॉक्स में। ए रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ ए बॉडी अबाउट ए सेंट्रल पोजिशन इज नॉन एज वाइब्रेशन और कंप्रेशन। ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है जो कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पर बेस्ड है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।